नमस्कार बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है हम श्वास कैसे लेते हैं, अर्थात श्वसन की क्रियाविधि। किस प्रकार से सांस अंदर जाता है, किस प्रकार से बाहर आता है, उसकी क्या क्रियाविधि है, ये चीज़ हम यहाँ पे आज समझेंगे। इससे पहले हमें अर्थात श्वसन की क्रियाविधि समझने से पहले हमको मानव श्वसन तंत्र की संरचना का एक बार दोबारा से उसका दोहरान करना है। इसमें ये नासा गुहा है, यहाँ से वायु नासा द्वार में प्रवेश करती है नथुनों से और वो सीधा श्वास नली में आती है। ये श्वास नली है, यहाँ से होती हुई वायु सीधा श्वास नली में आती है। श्वास नली आगे जाके दो भागों में बढ़ जाती है जिन्हें श्वसनी कहते हैं। प्रत्येक ओर की श्वसनी बाएं और दाएं फेफड़े में प्रवेश करती है। हमारे फेफड़े पसलियों के एक पिंजर, एक कटघरे नुमा संरचना में सुरक्षित रहते हैं। ऊपर से श्वास नली और नीचे से डायफ्राम से ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये कवर रहता है, बंद रहता है, अर्थात एक ये बंद बॉक्स नुमा संरचना बन जाती है। इस बॉक्स नुमा संरचना को हम के अंदर जो खाली जगह है पसलियों और फेफड़ों के बीच में, इसे हम वक्ष गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्ष गुहा। तो जब हम सांस लेते हैं तो वायु जो है वो श्वास नली श्वसनी से होती हुई, श्वसनिकाओं में होती हुई फेफड़ों के अंदर जो वायु कोश है उनमें चली जाती है और वो फेफड़े फूल जाते हैं। और जब सांस को छोड़ते हैं तो फेफड़े पिचकने से उनके अंदर भरी हुई वायु जो कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो वापस से बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से हम सांस को अंदर लेने और बाहर छोड़ते हैं। तो यहाँ पर इस वक्ष गुहा और डायफ्राम यानी कि पसली और डायफ्राम जो हैं, यहाँ पर ये पसलियाँ हैं, एक फेफड़े की यहाँ पे दिखा रखी हैं, दूसरे की फेफड़े की आंतरिक संरचना का चित्र दिखाया, इसलिए यहाँ पे पसलियाँ नहीं दिखाई हैं, जबकि दोनों तरफ हमारी पसलियाँ होती हैं, दाएं बाएं, आगे पीछे और नीचे की तरफ। जहाँ पर पसलियाँ ख़त्म होती हैं यहाँ डायफ्राम होता है और ऊपर से ये श्वास नली। तो ये एक बंद बॉक्स नुमा संरचना बन जाती है। तो इन डायफ्राम और पसलियों की गति से वक्ष गुहा का आयतन किस प्रकार घटता और बढ़ता है, ये चीज़ हमें यहाँ पर श्वसन की क्रियाविधि के अंदर समझनी है। तो वक्ष गुहा हमें ध्यान में रखनी है। पसलियों के कटघरे के अंदर एक गुहा होती है, एक रिक्त स्थान होता है जिसे हम वक्ष गुहा कहते हैं। इसका आयतन जो है वो डायफ्राम और पसलियों की गति पर निर्भर करता है कि कब बढ़ता है आयतन, कब घटता है। वो चीज़ हमको यहाँ पे अभी समझनी है। हम सभी जानते हैं कि जब सांस को अंदर लेते हैं तो उस क्रिया को अंत्यश्वसन कहते हैं, अंत्यश्वसन। और जब सांस को बाहर छोड़ते हैं तो उस क्रिया को उच्छ्वसन कहते हैं। ये दोनों क्रियाएं हमें यहाँ समझनी है, ठीक है। अंत्यश्वसन मतलब सांस अंदर लेना, उच्छ्वसन अर्थात सांस को बाहर छोड़ना। देखिए यहाँ चित्र में हमारी जो पसलियाँ हैं और हमारे जो फेफड़े हैं, फुफ्फुस हैं और जो डायफ्राम हैं, वो यहाँ पे व्यवस्था एक समझाई हुई है। यहाँ हम देख रहे हैं ऊपर ही ऊपर कि वायु अंदर आती है अंत्यश्वसन की क्रिया में, और यहाँ हम देख रहे हैं उच्छ्वसन की क्रिया में कि वायु बाहर की ओर जाती है, धकेल दी जाती है। अब ये कैसे होता है, अंदर कैसे अनायासी वायु अंदर किस प्रकार खींची चली आती है और वो किस प्रकार से बाहर निकलती है, ये चीज़ हमको यहाँ समझनी है। तो सबसे पहले हम अंत्यश्वसन की क्रिया को यहाँ पे समझ रहे हैं। तो जब अंत्यश्वसन होता है अर्थात जब सांस अंदर की तरफ खींची चली जाती है तो वो किस प्रकार से जाती है। तो देखिए इसमें सबसे पहले पसलियाँ जो हैं वो ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं, अर्थात पसलियाँ बाहर की ओर गति करती हैं, अर्थात पसलियाँ ऊपर की तरफ उठती हैं। और जो डायफ्राम है वो नीचे की ओर गति करता है। देखिए यहाँ पे डायफ्राम नीचे की ओर गति करता हुआ दिखाया गया है और पसलियाँ बाहर की ओर यानी कि ऊपर की ओर गति करती हुई दिखाई गई हैं, जिससे क्या होता है कि वक्ष गुहा का आयतन जो है वो बढ़ जाता है, अंदर जगह बन जाती है। और वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाने से
जो फेफड़े हैं उनको फूलने के लिए जगह मिल जाती है और बाहर से जो वायु है वो अपने आप ही अनायास ही अपने आप ही वो वायु फेफड़ों के में अंदर की तरफ खींची चली आती है। तो नासा छिद्र से श्वास नली श्वसनिकाओं से होती हुई वायुकोश में जाके भर जाती है, जिसके कारण फेफड़े फूल जाते हैं और अर्थात फेफड़े वायु से भर जाते हैं। अगले ही पल यहाँ डायफ्राम वापस अपनी स्थिति में जाएगा, ऊपर की तरफ गति करता है। डायफ्राम देख रहे हैं आप चित्र में। पसलियाँ जो हैं वो अंदर की ओर अर्थात वापस नीचे की ओर गति करती हैं, जिसकी वजह से जो वक्ष गुहा है उस वक्ष गुहा का आयतन घट जाता है, क्योंकि डायफ्राम ऊपर जाएगा, पसलियाँ नीचे बैठेंगी तो वक्ष गुहा का आयतन घटेगा। वक्ष गुहा का आयतन घटेगा तो फेफड़ों पे एक प्रकार का दाब लगेगा, जिसके कारण उसके अंदर जो वायु भरी हुई है वो वायु बाहर धकेल दी जाती है, अर्थात वो वायु बाहर चली जाती है और इस क्रिया में हम जो है फेफड़ों की वायु को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ये क्रिया उच्छ्वसन की क्रिया कहलाती है। तो ये क्रिया अनवरत रूप से अर्थात पसलियों की और डायफ्राम की गति की वजह से यह क्रिया अनवरत रूप से सोते जागते उठते बैठते जीवन पर्यंत ये फेफड़ों की जो गतिविधि है ये निरंतर चलती रहती है, उसकी क्रियाविधि निरंतर होती रहती है और हम सांस को अंदर और बाहर छोड़ते रहते हैं, लेते रहते हैं। यहाँ हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान करते हैं, उससे जो धुआं उत्पन्न होता है वो फेफड़ों के अंदर जाके फेफड़ों को क्षतिग्रस्त करता है, जिससे कि हमें कैंसर जो एक बीमारी है, रोग है, वो हो जाता है। इसलिए हमें फेफड़ों को स्वस्थ और स्वच्छ रखने के लिए हमें धूम्रपान नहीं करना चाहिए। तो ये थी हम सांस कैसे लेते हैं, अर्थात किस प्रकार सांस अंदर जाता है, किस प्रकार अंतःश्वसन की क्रिया होती है और किस प्रकार से उच्छ्वसन की क्रिया होती है। ये क्रिया जो है किस प्रकार संपन्न होती है वो हमने यहाँ पर उसकी जो क्रिया विधि है वो हमने यहाँ पर उसे समझा पढ़ा। इसमें चित्र बनेंगे, बहुत सारे बच्चे चित्र नहीं बनाते हैं, तो चित्र बनाकर ये वर्क आपको सेंड करना है। थैंक यू।